हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्वसन की बात करेंगे। यहाँ ये हमारे कृत्रिम श्वसन, डूबना एवं कृत्रिम श्वसन का लेसन का है। तो ये आज हम श्वसन टॉपिक देखेंगे। इसमें जो दिया गया है, बात करते हैं श्वसन क्या है। श्वसन का अर्थ ये देखिए। श्वसन का अर्थ श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना। इस प्रकार यह क्रिया दो पदों में पूरी होती है। श्वास को अंदर लेना या उच्छ्वास, इंस्पायरेशन कहते हैं इसको। उच्छ्वास या इंस्पायरेशन कहते हैं इसको। इसको सांस लेना भी कहते हैं। श्वसन को अंदर लेना, उच्छ्वास, इंस्पायरेशन, कई नाम से जानते हैं। ये देखिए, सांस को अंदर लेना, इसी को उच्छ्वास कहते हैं या उच्छ्वास, इंस्पायरेशन, इसी को सांस लेना भी कहते हैं। और प्रश्वास या निःश्वास, एक्सपायरेशन, ये दोनों क्रियाएं लगातार एकांतरित रूप से प्रत्येक जीवित प्राणी में अनवरत होती रहती हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों। और इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में उच्छ्वास और निःश्वास, प्रश्वास या निःश्वास। तो ये दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, इसी को कहते हैं सांस लेना। मानव एक जीवित प्राणी के अनवरत, जीवित प्राणी के साथ अनवरत होने वाली क्रियाएं हैं। ये लगातार अनवरत चलती रहती हैं। उपयुक्त श्वसन क्रिया को, जिसमें वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। बाह्य श्वसन के अलावा शरीर में अंतः श्वसन, इंटरनल रिस्पायरेशन भी होता है। यह क्रिया शरीर की कोशिकाओं में होती है। अंतः श्वसन के परिणाम स्वरूप ही हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है, जिनका शरीर के बाहर निकल जाना अति आवश्यक होता है। परंतु अंतः श्वसन एक अत्यंत जटिल क्रिया है। आप इसका ज्ञान उच्च कक्षाओं में प्राप्त कर सकेंगे। सांस लेने में दो क्रियाएं होती हैं, सांस लेना तथा सांस निकालना। इन क्रियाओं को क्रमशः श्वास तथा प्रश्वास कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर श्वसन क्रिया कहते हैं। जब यह दिन भर प्राकृतिक रूप से सांस लेते हैं, तब ये दोनों क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पे प्राकृतिक श्वसन की बात की गई है। यहाँ पे प्राकृतिक श्वसन क्रिया, जो एक जीवित प्राणी अनिवार्य जैविक क्रिया, जो एक जीवित प्राणी की अनिवार्य जैविक क्रिया है। इसके बिना भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। परंतु श्वसन का अर्थ क्या है, समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम इतना बात बता दे रहे हैं। बाकी अभी हमारी जो मेन इस लेसन का मेन पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो श्वसन की विधियां हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियां। तो ये आप ऐसे देख लीजिए, वहाँ पे हमारा प्राकृतिक श्वसन था, यहाँ से भी हमारा कृत्रिम श्वसन है। ये प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन, प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन, तथा ये दोनों क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे बात की गई, दोनों क्रियाएं होती हैं, एक प्राकृतिक श्वसन, दूसरा कृत्रिम श्वसन। तो प्राकृतिक श्वसन तो स्वतः ही होता रहता है, पर कृत्रिम श्वसन कोई समस्या आती, आघात या अन्य किसी कारण से जब प्राकृतिक श्वसन रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत कृत्रिम श्वसन द्वारा रोगी को बचाया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति प्राय डूबने, सदमा लगने, विद्युत से आघात लगने, फांसी लगने, विषैली गैसों से दम घुटने। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था एलटी में, कृत्रिम श्वसन ऑप्शन में था और ऑप्शन में था डूबना। तो अब देखो क्या मानता आयोग, क्या मानता है इसका आंसर। तो इस प्रकार की स्थिति प्राय डूबने, सदमा लगने, विद्युत से आघात लगने, फांसी लगने, विषैली गैस दम घुटने अथवा औषधि का अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों से डॉक्टरी सहायता प्राप्त होने तक शीघ्र रोगी को कृत्रिम श्वसन दिया जाना चाहिए। अतः घायल अथवा दुर्घटनाग्रस्त या किसी अन्य कारण से जब श्वसन क्रिया में रुकावट प्रतीत होती है, तब पुनः प्राकृतिक श्वसन क्रिया हेतु जिन कृत्रिम क्रियाओं द्वारा प्रयास किया जाता है,
जिससे कि स्वाभाविक श्वसन क्रिया आरंभ हो सके, उसे कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। जब मानव के द्वारा और उसमें कोई मानव का वो लगा के रुकावट में जब शुरू किया जाए तो वो कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं उसको। तो ये हमारा था कृत्रिम श्वसन। अब हम बात करते हैं कृत्रिम श्वसन से आशय। कृत्रिम श्वसन से आशय, जिस व्यक्ति की श्वसन क्रिया बंद हो गई हो उस व्यक्ति के फेफड़े को फैलाने तथा सिकोड़ने की मानवीय एवं आंतरिक विधि को कृत्रिम श्वसन कहते हैं। प्राथमिक सहायता के रूप में कृत्रिम श्वसन की गई विधियों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन की सर्वोत्तम विधि को खोज हेतु अभी हाल ही के कुछ वर्षों में काफी अध्ययन हुआ है। ये आप देख लीजिए, ऐसे इसको पढ़ लीजिए, इसको आप रीड कर लीजिएगा ऐसे पास करके। हम दिखा दे रहे हैं, इसीलिए हम जूम कर दिए हैं। तो ये हमारा है, इसको आप पास करके पढ़ते चलिए। कृत्रिम श्वसन से आशय, आप इसको पास करके पढ़िए। जहाँ पे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, आप इसको पास करके पढ़िए। एलटी के लिए, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। प्री में भी आया था, मेंस में भी पूछा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आया है वो ना आए, या जो नहीं आया है जो आया है वही पूछा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आया है वो ना आए या जो आया है वही है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे ही देखते चलिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। आधुनिक अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि आहत व्यक्ति के मुंह से मुंह द्वारा हवा फूंककर श्वसन क्रिया चालू रखना उत्तम विधि है। इस विधि को मुंह से मुंह द्वारा श्वसन क्रिया कहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों जैसे आहत के चेहरे पर चोट अथवा अत्यधिक घाव हो तो होल्गर नील्सन, सिल्वेस्टर या शेफर्ड विधि का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, चेहरे पर चोट अथवा अत्यधिक घाव हो तो हेल्गर निल्सन, ये विधि है एक, हेल्गर निल्सन एक विधि है, और सिल्वेस्टर या शेफर्ड विधि का उपयोग किया जाता है। तो कोई जरूर नहीं है कि सिल्वेस्टर विधि डूबने पर ही प्रयोग किया जाता हो, क्योंकि ऑप्शन डूबना था तो डूबना हम नहीं मान सकते हैं। अब आयोग क्या माने, वो आयोग की वो है, देखते हम लोग आएगी आंसर की तो क्या सही माना जाएगा। पर सिल्वेस्टर विधि ऑप्शन उसमें था, प्रश्न सिल्वेस्टर विधि पूछा था, तो ऑप्शन में डूबना था और कृत्रिम श्वसन दोनों था। अब वो डूबना मान ले या कृत्रिम श्वसन मान ले, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये इस समस्या में विधि जा रही है। इसमें जो है आहत के चेहरे पर चोट अथवा अत्यधिक घाव हो तो होल्गर निल्सन, सिल्वेस्टर या शेफर्ड विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ भी सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि डूबने पर ही नहीं किया जा रहा है, अत्यधिक घाव चोट पर भी ये किया जा रहा है। तो वही बात है, देखते हैं। चाहे कोई व्यक्ति विधि उपयोग में लाई जाए, कृत्रिम श्वसन की प्रथम श्वास तत्काल ही आहत व्यक्ति के फेफड़ों में जाना चाहिए। आहत की स्थिति के बारे में सोचने के लिए एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और यह ध्यान रखें कि आहत जहाँ कहीं भी हो उसे कृत्रिम श्वसन देना है। कृत्रिम श्वसन की किसी भी विधि से यदि आहत व्यक्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो उसे तत्काल अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता, ये देखिए, डूबना, दम घुटना, फांसी लगने एवं बिजली का झटका लगने आदि कारणों से जब किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया में रुकावट आ जाए तब कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया द्वारा रुकावट को दूर करके रोगी व्यक्ति की प्राण रक्षा की जा सकती है। प्रत्येक प्रारंभिक चिकित्सा को इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। ये कृत्रिम श्वसन है। दिलाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले रोगी व्यक्ति के शारीरिक वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। विधि बताया गया है कि कैसे कैसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिलाया जाए उस व्यक्ति के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा पास करके। ये अब हम यहाँ आ जाते हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे ये आप देख लीजिए, इसको पास करके पढ़ लीजिए। ये सारा है, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है। और यह शरीर को प्राकृतिक साधनों से
प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन युक्त तो हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो सीना फूलता है और यही ऑक्सीजन रक्त में समाहित हो जाती है। हृदय की धड़कन शरीर के सभी हिस्सों में कृत्रिम श्वसन की क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि आहत के श्वसन प्रश्वसन का क्रम स्वाभाविक रूप में लौट ना आए। कहने का मतलब ये क्रिया तब तक करना चाहिए जब तक उसका दोनों क्रियाएं चलने लग जाएं। कभी कभी यह क्रिया 8 घंटे तक भी करनी पड़ती है। स्वायु श्वसन क्रिया से चालू हो जाने के कुछ समय पश्चात तब भी आहत को देखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पुनः श्वसन बंद होती हुई देखी जाती है और उस स्थिति में पुनः कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु यदि रोगी की मृत्यु निश्चय हो जाए तो इस क्रिया को बंद कर देना चाहिए। ये इतनी बात है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ देख लीजिए। निम्नलिखित विधियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं। सिल्वेस्टर विधि, शेफर्ड विधि, लाबोर्ड विधि, रॉकिंग इफ्स विधि, नेल्सन विधि, शिशु की कृत्रिम श्वसन विधि। इतनी विधियाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था है तो पूरा ही, थोड़ा सा हम जूम कर दिया, आप बढ़िया से इसको देख लीजिए। है तो इस टॉपिक से सब जरूरी है, पर यही सबसे ज़्यादा हमारे उसमें अनिवार्य है। जो हमारे लेसन में जो हमारे लिए अनिवार्य है सबसे ज़्यादा यही है। तो ऐसे ही सिल्वेस्टर विधि की बात करते हैं थोड़ा सा। सिल्वेस्टर विधि, इस विधि में कृत्रिम श्वसन कराने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा परिचारक शीघ्र थक जाता है। रोगी की जीभ भीतर की ओर जाने लगती है तथा कोई श्वसन आदि भी नहीं, कोई स्राव आदि भी नहीं निकल पाता। इस विधि को अपनाते समय 2 परिचारकों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वेस्टर विधि में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है ऑप्शन में। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 परिचारकों की आवश्यकता होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये टीजीटी सबके लिए आवश्यक है। अपनाते समय 2 परिचारकों की आवश्यकता पड़ती है। सिल्वेस्टर विधि से श्वास देने का तरीका यह है सर्वप्रथम रोगी के वक्षस्थल के ऊपर के सभी वक्षस्थल के ऊपर के सभी वस्त्रों को हटा दें ताकि गर्दन एवं वक्षस्थल पर उनका कोई दबाव ना रहे। फिर रोगी को सीधा चित्त लिटा दें और उसके कंधों के नीचे एक तकिया या कोई वस्त्र रख दें। अब उपचारकर्ता को चाहिए कि वह रोगी के सिर के पीछे रोगी की ओर मुंह करके घुटनों के सहारे बैठ जाए और अपने सहायक को रोगी की कमर के पास एक बगल में बैठा दे। फिर रोगी की जीभ पकड़ बाहर निकालकर उसके मुंह की सफाई कर दे। यहाँ पे जो ये सारी जो बहुत बड़ी कहानी लिखी है, इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब यही है कि सिल्वेस्टर विधि में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उसके बाद वक्षस्थल पर उनका कोई दबाव ना रहे। तो यहाँ पे ये एक शब्द और लिखा है, फिर रोगी को सीधा लिटा दें। ये क्रिया करते समय सिल्वेस्टर विधि में रोगी कैसे लिटाया जाता है, सीधा लिटाया जाता है। एक प्रश्न ये भी है, सीधा चित्त रखना चाहिए। ये शब्द हो गया और बाकी यहाँ पे कोई बहुत विशेष कहानी इसमें नहीं है। और वस्त्रों को निकाल देना चाहिए, ये सब तो वैसे ही है, बस इतना ध्यान देना है। बस सिल्वेस्टर विधि में ये हो गया। उसके बाद अभी और भी है सिल्वेस्टर विधि की, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर शेफर्ड विधि देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्लास में देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, सहायक को चाहिए कि वह किसी साफ रुमाल अथवा अन्य कपड़े की सहायता से रोगी की जीभ को बाहर की ओर पकड़े। जीभ को पकड़ने में दबाकर ना पकड़े से उसके छटक कर जीभ भीतर जाने की संभावना बनी रहती है। फिर उपचारकर्ता को रोगी के हाथों को कोहनियों से कुछ नीचे कलाई की ओर पकड़कर अपनी ओर इस प्रकार से खींचना चाहिए जिससे कि उसकी कोहनियाँ उसके सिर से के पीछे फर्श का स्पर्श कर सके। ऐसे करने से फेफड़े फैलते हैं और वायु का प्रवेश होता है। इस अवस्था में 2 सेकंड रखने के पश्चात रोगी की बाहों को ऊपर
उठाकर तथा कोहनी पर मोड़कर सामने की ओर, ये देखिए दिखाया भी गया है फिगर के माध्यम से, मोड़कर सामने की ओर वक्षस्थल पर लाकर दबाएं। ऐसा करने पर फेफड़ों पर दबाव पड़ने में उसमें भरी हवा बाहर निकल जाती है। उक्त प्रक्रिया को 1 मिनट में 14-15 बार दोहराना चाहिए। देखो यहाँ पे ये भी एक, बस ऐसे इसी बीच से ही एक आध दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। पहले तो यही पूछा था कि सिल्वेस्टर विधि द्वारा क्या किया जाता है, तो श्वसन क्रिया या कृत्रिम श्वसन विधि है। सिल्वेस्टर विधि कैसी विधि है? कृत्रिम श्वसन विधि है। एक क्वेश्चन ऐसे बन गया। दूसरा क्या है कि इसमें पूछ लिया कितने परिचारकों की आवश्यकता पड़ती है? 2 परिचारकों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रक्रिया कितने मिनट तक करनी चाहिए? ये प्रक्रिया 14 से 15 ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी चाहिए? 14 से 15 बार दोहरानी चाहिए। या इसमें जो प्रक्रिया होती है कितनी बार दोहराई जाती है? 14 से 15 बार दोहराई जाती है। इस तरह क्वेश्चन बनेगा, बाकी बहुत ज़्यादा बारीकी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से 14 से 15 बार दोहराना चाहिए। एक बार हाथ को सिर के पास लाना तथा दूसरी बार वक्षस्थल के ऊपर रखकर दबाने को एक बार कहते हैं। यह विधि पानी में डूबने के कारण घटित हुई सांस बंद की घटनाओं में उपयोगी है। तो यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि डूबने के कारण घटित हुई सांस बंद, और बाकी और भी सिल्वेस्टर विधि और भी स्थितियों में दी जाती है, पर यहाँ पे ये भी कहा गया है, तो कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। अच्छा, ये जो डूबने की बात की गई है, डूबने पर भी सेफर्ड विधि भी दी जाती है। सिल्वेस्टर विधि दे ही जा रही, सेफर्ड विधि भी डूबने पे दी जा रही है। तो इसका आंसर यही, सिल्वेस्टर का डूबना ही नहीं हो सकता है। तो देखते हैं आगे हम। यहाँ पे है, डूबने के कारण घटित हुई सांसबंद की घटनाओं में उपयोगी है। वक्षस्थल पर भीगा तौलिया मारने तथा सूंघने की कोई दवा सूंघाने से भी आहत को सांस लेने में सहायता मिलती है। कोई गंधयुक्त तो कोई दवा हो गया, कोई गंदी, तो फिर उसको क्या होगा कि तौलिया मारने, मतलब उसके जब मुंह पे तौलिया मारा जाएगा तो भी उसको चोट सी लगेगी। तौलिया मारने था सूंघने की कोई दवा सूंघाने से भी आहत को सांस लेने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं सेफर्ड विधि की। सेफर्ड विधि की बात कर लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम रोगी व्यक्ति यदि कोट आदि पहने हो तो उसे तत्काल उतार दिया जाता है। वक्षस्थल के जो वस्त्र उतारे ना जा सके उन्हें ढीला कर देना चाहिए, जिससे रोगी की गर्दन तथा वक्षस्थल पर किसी वस्त्र का कोई दबाव ना रहे। ये देखिए दोनों ये दिया गया है। इसमें एक और होता पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इस प्रक्रिया में पेट के बल लिटाया जाता है, इस प्रक्रिया में सीधे पीठ के बल चित्त लिटाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ। अभी हमारा चल रहा सेफर्ड विधि की बात चल रही है। सेफर्ड विधि को देखते हैं। अब रोगी को पेट के बल लिटाया जाएगा। देखिए यहाँ, वहाँ पीठ के बल चित्त लिटाया जाता है, यहाँ पेट के बल एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेफर्ड विधि में किसके बल लिटाया जाता है, पीठ के बल या पेट के बल। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। रोगी को पेट के बल लिटाया तथा सिर को घुमाकर एक ओर कर दें। उसके हाथों को सिर की ओर सीधा फैला देना चाहिए। रोगी के मुंह में यदि मिट्टी, बालू, झाग आदि में सांस लेने रोकने वाली कोई वस्तु हो तो उसे निकालकर नाक तथा मुंह की सफाई कर देनी चाहिए। इसके पश्चात रोगी की कमर के निकट एक बगल में घुटनों के सहारे बैठकर अथवा रोगी की दोनों जांघों को अपने घुटनों के नीचे लेकर अपने दोनों हाथों की रोगी की पीठ पर निचली पसलियों के निकट इस प्रकार से रखें कि उनके दोनों अंगूठे रोगी की पीठ के मध्य भाग में रीढ़ के ऊपर मिले रहें तथा उंगलियां फैली हुई तथा कुछ कंधों की ओर झुकी रहें। ये देखिए पूरी प्रक्रिया इसमें दिखाया जा रहा है। आते हैं हम यहाँ पे। हथेलियां ना बहुत बाहर की ओर रहें और ना ही भीतर की ओर ही रहें। रीढ़ की हड्डी से उन्हें 2-3 इंच के अंतर पर रखना चाहिए। पीठ पर दबाव डालते समय उपचारकर्ता की बाहें एकदम सीधी बनी रहे और वे कोहनी से मोड़ने ना पाए। कंधों से लेकर हथेली तक पूरी बाह एक सीधी में रहनी चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को कड़क रखते हुए कुछ आगे की ओर झुकें, जिससे आहत व्यक्ति की पीठ पर दबाव पड़े। परंतु इस विधि के उपचार में अपने शरीर की पेशियों
का जोर लगाकर उसे अपने शरीर के बाहर से ही दबाव डालना चाहिए। बाकी उपयुक्त विधि पीठ पर दबाव डालने से, इतना और देख लेते हैं। उपयुक्त विधि से पीठ पर दबाव पड़ने से आहत के फेफड़ों पर भी दबाव पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों में भरी वायु हवा बाहर निकल जाएगी। और यदि पानी में डूबने के कारण यह दुर्घटना घटी होगी, तब फेफड़ों में यदि पानी भरा होगा तो वह निकल जाएगा। इसके पश्चात उपचारकर्ता को चाहिए कि वह धीरे धीरे ऊपर को उठे ताकि रोगी के ऊपर से उसके हाथों का दबाव हट जाए। परंतु उपचारकर्ता को अपने हाथ नहीं हटाने चाहिए, उनके यथास्थान ही रखा रहने देना चाहिए। ऐसा करने से आहत के फेफड़ों में वायु आ जाती है। इस प्रकार दबाव डालने की क्रिया को एक सी गति से 1 मिनट में 14-15 बार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 14-15 बार दोनों में लिखा गया है। 14-15 बार अगर एक ही क्वेश्चन बना और या दोनों सबके बारे में पूछ सकता है, एक ही नाम देगा, शेफर्ड विधि देगा या सिल्वेस्टर विधि देगा, वो पूछे कितनी बार ये क्रिया दोहराई जाती है, 14-15 बार दोहराई जाती है। तो इस तरह ये आंसर बन सकता है इसका। दबाव हटाने की स्थिति में 2-3 सेकंड तक रहना चाहिए। तदुपरांत पुनः दबाव डालना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास क्रिया स्वाभाविक ढंग से चालू ना हो जाए। जब श्वास चल उठे उसके बाद भी तक यह क्रिया चालू रखें जब तक कि रोगी खूब अच्छी तरह से श्वास ले उठे। स्वाभाविक श्वास चालू हो जाने पर रोगी को गर्म दूध, चाय अथवा कॉफ़ी पिलानी चाहिए, परंतु रोगी को बैठने की हरकत न करने देकर उसके कंबल अथवा रजाई उड़ाकर उसके हाथ पांव तथा शरीर को धीरे धीरे मलना एवं सहलाना चाहिए। इस विधि से रक्त संचालन की क्रिया में उत्तेजना आती है। वयस्क व्यक्ति में कृत्रिम श्वसन के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। वयस्क व्यक्ति में कृत्रिम श्वसन के लिए यह विधि सर्वोत्तम है तथा इसका प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, परंतु इस विधि में उपचारकर्ता यह क्रिया एक ही व्यक्ति कर सकता है, परंतु इस विधि में उपचारकर्ता बहुत जल्दी, ये कहने का मतलब जो कंबल में लेटा के और हाथ पैर मलना चाहिए जिसकी बात हो रही है, उपचारकर्ता बहुत जल्दी थक जाता है। अतः 1-2 अन्य व्यक्तियों को भी जो इस प्रक्रिया से परिचित हों अपने पास बैठा लेना चाहिए ताकि जब मुख्य उपचारकर्ता थक जाए तब दूसरे का उस स्थान लेकर इस प्रक्रिया को लगातार चालू रख सकें। इस विधि के अनुसार किसी भी कारण से बंद हुई श्वसन क्रिया को कृत्रिम श्वसन दिया जा सकता है। जब रोगी के सीने पर चोट या क्लोरोफॉर्म सूंघाते समय श्वास क्रिया बंद हो गई हो अथवा किसी अन्य कारणवश रोगी को पेट के बल लिटाना उचित या संभव न हो, तब इस विधि के अलावा अन्य विधियों के कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। तो यहाँ ये हमारा हो गया, 2 विधियाँ हम देख लिए हैं। लाबोर्ड विधि, अब इसके आगे जो विधियाँ हैं, लाबोर्ड विधि, उसके बाद रॉकिंग या ईप्स विधि, ये आप ऐसे ही मैं ऐसे दिखा दूँ, इसको पास करके पढ़ लीजिएगा। ये लाबोर्ड विधि की बात कर लेते हैं। फिर लाबोर्ड विधि में आहत के कपड़े उतारकर उन्हें ढीला करके चित्ते करवट लिटा देना चाहिए। देखिए लाबोर्ड विधि में करवट लिटाना चाहिए। लाबोर्ड विधि में कैसा लिटाया जाता है, करवट लिटाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उपचारकर्ता रोगी के समीप एक और घुटनों से सहारे बैठकर रोगी के मुंह को साफ करता है। इसके पश्चात रोगी की जीभ को पकड़कर बाहर खींच लेता था। 1 सेकंड तक इस पकड़े रहने के पश्चात छोड़ देता है, जिससे जीभ भीतर चली जाती है। उसके बाद प्रत्येक सेकंड बाद फिर इस क्रिया को दोहराया जाता है। यदि जीभ को साफ रुमाल अथवा, तो सारी प्रक्रिया वही बताई गई। इसमें इस प्रक्रिया के प्रत्येक 1 मिनट में 15 बार उक्त क्रिया को दोहराना चाहिए। वही 14-15 बार सब में बताया गया है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर ये है हमारा
रॉकिंग या ईप्स विधि। इस विधि में रोगी को, अब यहाँ से हम रॉकिंग या ईप्स विधि से हम देखेंगे दूसरे क्लास में। रॉकिंग या ईप्स विधि ये भी हमारे कृत्रिम श्वसन की विधियाँ ही हैं। अभी कई विधियाँ बची हुई हैं, चौथी विधि, पांचवी विधि और छठी विधि। इन विधियों को हम देखेंगे। ये उसके बाद हमारा लेसन समाप्त भी हो जाएगा। एक क्लास छोटी सी लगेगी। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हम पाँच करके दिखा देते हैं, आप इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद हम मूर्छा, दौरा, सदमा, अच्छा नहीं आगे का देख लेंगे। पहले जो हमारा चल रहा था इसको हम करवा दिए इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। इसको आप ऐसे ही हम दिखा दें, इसको आप रीड कर पाँच करके रीड कीजिएगा। आगे का जो भी विधियाँ हैं रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि इसको क्लास को ओवर कर दें, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, समय बहुत लगेगा। तो ऐसे ही आप इसको पाँच करके पढ़ लीजिएगा। नेल्सन विधि पढ़ लीजिएगा। नेल्सन विधि क्या है फ्रेंड्स, इतना जूम करके इसलिए दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो, इसीलिए हम इतना जूम कर देते हैं। ये देखिए नेल्सन विधि है। उसके बाद एक पेज और है, इसी में हम समाप्त कर देते हैं इसी क्लास में। इसको आप पास करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इतना है, कंप्लीट हो गया है। लास्ट में नेल्सन विधि था। नेल्सन विधि को देख लीजिए। ये पास करके आप इसको रीड कर लीजिएगा। शिशु की कृत्रिम श्वसन विधि भी लास्ट की सबसे छठी यही है। शिशु की कृत्रिम विधि, शिशु की कृत्रिम श्वसन विधि, ये आप पास करके पढ़ लीजिए। वैसे तो हम इसको 2 ही क्लास में समाप्त करते हैं, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे 2 क्लास में समाप्त हो गया। बस इतना ही है, पास करके इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। ये बस इतना है। यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। इस बुक का सारा, इस लेसन का भी प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, वहीं से आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। जैसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से पूछा गया है जिस तरह से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।